स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कृषि कानून खत्म होने के बाद अब बसपा नेता ने संसद में उठा दी सीए वापस लेने की मांग। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सत्ता में आए तो 3 माह में कराएंगे जातीय जनगणना, किसी के साथ नहीं होगा न्याय। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एसआईटी ने कोर्ट से कहा किसानों को रोंदना पहले से रची गई साजिश। आशीष मिश्रा पर चले हत्या का मामला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन, WHO चीफ ने दी चेतावनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव आते ही गंगा में लगाते हैं डुबकी, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। गोवा पहुंची ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। एक और बड़ी अपडेट, ममता के यूपीए को नकारने के बाद विपक्ष एकजुट, सोनिया गांधी के आवास पर मंथन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू, बताएंगे किस समय हो सकता है तारीखों का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, सीए विरोधी संगठनों का बड़ा ऐलान, एक बार फिर तेज करने का लिया संकल्प। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानून के खत्म होने के बाद अब बसपा नेता ने संसद में उठा दी सीए वापस लेने की मांग। दरअसल दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों की घर वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि किसानों ने सिंगू बॉर्डर से अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे सभी किसान प्रदर्शनकारी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। बता दें कि इस सब के बीच बीएसपी के एक नेता ने सीए को वापस लेने की मांग उठाई है। बता दें कि लोकसभा में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ने सरकार से संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए को वापस लिए जाने की मांग करते हुए इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात की है। बता दें कि बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है और इनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की लिखित आश्वासन भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसी तरह सीए को भी वापस लिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन हुए थे। साथ ही दानिश अली ने कहा है कि सरकार से मांग है कि वक्त रहते हुए सीए को वापस लिया जाए और दोबारा लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर न किया जाए। उन्होंने सीए विरोधी आंदोलन के दौरान लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने और प्रधानमंत्री से इस मामले में माफी मांगने की भी मांग की है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सत्ता में आए तो 3 माह में कराएंगे जातीय जनगणना, किसी के साथ नहीं होगा न्याय। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका भाजपा सरकार में अपमान न हुआ हो, लेकिन यदि सपा की सरकार बनी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद प्रदेश में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना 3 महीने के अंदर कराई जाएगी। बता दें कि मंगलवार को जौनपुर जिले के धर्मपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि आज संविधान बचाने की जरूरत है, इसके लिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले लोगों को आगे आना होगा। बता दें कि उन्होंने कहा है अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं तो बाबा को हटाए और योग्य सरकार बनाए। आज युवाओं को जोश और उत्साह इस बात का संकेत दे रहा है कि 2022 में बदलाव होकर रहेगा। भाजपा जाएगी और सपा सत्ता में आएगी, जनता बदलाव करने के मूड में आ गई है। बता दें कि पूर्व सीएम ने जौनपुर की 11 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने थाने पर ले जाकर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तब समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार की मदद की। चलिए अगली खबर, लखीमपुर हिंसा को लेकर एसआईटी ने कोर्ट से कहा किसानों को रोंदना पहले से रची गई साजिश। आशीष मिश्रा पर चले हत्या का मामला। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अदालत से कहा है कि ये घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। इस मामले में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टोनी के बेटे आशीष मिश्रा और 12 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंदकर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने का आरोप है। बता दें कि मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 12 अन्य अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शुरुआती जांच में पाया है कि ये मामला सुनियोजित साजिश का है। बता दें कि एसआईटी ने लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कहा है कि अब तक की गई जांच और मिले सबूतों से यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर पहले से रची गई साजिश के अनुसार जान से मारने की नीयत से किया गया है,
जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। एसआईटी ने इस मामले में आशीष मिश्रा सहित सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की नई और गंभीर धाराएं लगाने का सुझाव दिया है। चलिए अगली खबर। अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन। WHO चीफ ने दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। भारत में इस वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। बता दें कि इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना का नया स्वरूप पहुंच चुका है, भले ही इसकी पुष्टि नहीं हुई है। WHO चीफ ने कहा है कि 77 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इससे पहले आए अन्य वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से फैलता है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहले मामला दक्षिण अफ्रीका में आया था। चलिए अगली खबर। चुनाव आते ही गंगा में लगाते हैं डुबकी, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। गोवा पहुंची ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गोवा दौरे पर है। इस बीच उन्होंने इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर मंगलवार को निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाते हैं, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं और कोविड में जब लोग मरते हैं तो मां गंगा में बहा देते हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि कोई पूछे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या कौन हो, तो मैं इंसान हूँ। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए मुझे बीजेपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी से मुझे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी की यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई सदस्य तृणमूल में शामिल हुए हैं। चलिए अगली खबर। ममता के यूपीए को नकारने के बाद विपक्ष एकजुट, सोनिया गांधी के आवास पर मंथन। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय रावत और डीएमके नेता टीआर बालू भी शामिल हुए। विपक्षी धड़े के दिग्गज नेताओं की यह बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर ऐसे समय पर हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद को मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर स्थापित करने में जुटी हैं। दोस्तों, दरअसल अपनी हालिया मुंबई यात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने ये कहकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी थी कि अब यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जैसा कुछ भी नहीं है। एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना नेताओं से मुलाकात कर टीएमसी प्रमुख ने बगैर कांग्रेस के विपक्षी गुट बनाने का शगुफा छोड़ा था। साथ ही बीते दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस नेत्री और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की कोई मुलाकात तक नहीं हुई थी। टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बताया गया है कि इस मुलाकात में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में विपक्ष की साझा रणनीति को लेकर चर्चा की गई। चलिए अगली खबर। 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू, बताएंगे कब हो सकता है तारीखों का ऐलान। दरअसल दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसके संबंध में संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग बुधवार को पंजाब से चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए अपनी परंपरागत दौरे की शुरुआत कर रहा है। चुनावी तारीखें तय करने से पहले आयोग सभी संबंधित पक्षों से इस विषय पर चर्चा कर लेना चाहता है। माना जा रहा है कि फरवरी से मतदान की शुरुआत हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 6 से लेकर 8 चरणों तक में चुनाव कराए जा सकते हैं।